दोस्तों, मैं हूँ राघव। कहानियाँ सुनाता हूँ। आपको कहानी सुनना पसंद तो है ना? कुछ किस्से हैं मेरे पास आपको बयां करने को। चले सुनते हैं। आज की कहानी आज की कहानी लिखी है हरीश जायसवाल ने। आज जब मैं पलटकर पीछे देखता हूँ तो पाता हूँ कि क्या कुछ नहीं था मेरे पास। दादाजी, मम्मी पापा और इस सब के बीच मैं छोटा सा, मतलब आप में से कुछ लोगों का पसंदीदा फिल्म स्टार चकमक। अब दादाजी बिजनेस करते थे और उस समय के लखपति थे। पिताजी ने इस कारोबार को 2 कदम और आगे बढ़ाया और करोड़पति कहने लगे। दादाजी तो शुरू से ही प्रगतिशील विचारधारा के रहे हैं। अब इसी वजह से उस दौर में जब लोगों के यहाँ 4-5 बच्चे होते थे, तब सिर्फ 2 बच्चे मतलब पापा और बुआ जी को पैदा कर दादाजी ने एक अलग ही मिसाल पैदा की थी। अब समय के साथ पापा ने भी देशहित में फैसला लेता हुए अपने परिवार का जन्म मेरे तक ही सीमित रखा। 17 साल का होते होते मुझ पर फिल्मों का भूत सवार हो गया। तकरीबन हर फिल्म पहले ही दिन देख लेता था। धीरे धीरे ये जुनून सिर्फ देखने तक ही सीमित ना होकर फिल्मों में काम करने में बदल गया। आखिरकार एक दिन पापा व दादाजी के सामने मैंने अपनी मंशा जाहिर कर दी। क्या पागल हो गया है क्या? इतना अच्छा जमा जमाया कारोबार छोड़कर भांडगिरी करेगा? पापा जी चिल्लाए। पापा, यह भी एक कला है, एक रूप है। इनमें नाम, पैसा, शोहरत, रुतबा सब कुछ है। मैंने भी कहा। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो बरसाती बिजली जैसी पल भर की चमक है बेटा। इसके पीछे एक बड़ा गहरा तिलिस्म है जिसे तोड़ना सबके लिए मुमकिन है ही नहीं। पापा ने जवाबदेही में कहा। आपने और दादाजी ने अपनी मेहनत से मुकाम पाया है पापा। मैं भी चाहता हूँ अपना कुछ करूँ, अपना कुछ करके दिखाऊं आपको। मैंने भी मजबूत आवाज में कहा। अमेजाए यार, क्या करोगे तुम? ये सब बेवकूफ़ी है। वहाँ के संघर्ष व शोषण के बारे में शायद तुमने सुना नहीं है, पापा ने लताड़ते हुए कहा। अब पापा, आग में तपकरी कोना सोना कुंदन बनता है। मैंने भी फिल्मी डायलॉग मार दिया। अब यहाँ पर दादाजी की प्रगतिशीलता काम आए। वो पापा से बोले, सूरज, विवेक जैसा कहता है उसे करने दो। समझो यह भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। अगर विवेक में दम हुआ तो वो करोड़ों में खेलेगा, वरना हमारा बिजनेस तो यही संभालना है इसे। मतलब मैं भेज दूं इसे? पिताजी ने हैरानी से पूछा। विवेक को अपना हुनर दिखाने का मौका तो मिलना ही चाहिए, मगर कुछ शर्तों के साथ, दादाजी ने कहा। अब कैसी शर्तें दादाजी? मैंने भी हैरानी से पूछ लिया। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 5 साल का समय मिलेगा। इस पीरियड में अगर तुम नाकाम रहे तो वापस आकर अपना बिजनेस संभालना पड़ेगा, दादाजी ने कहा। ये 5 साल मेरी पहली फिल्म रिलीज होने से जोड़े जाएंगे, और अगर इन 5 सालों में कोई फिल्म शुरू नहीं हो पाए तो मैं खुद घर लौट आऊंगा, ऐसा मैंने कहा। अपने संबंधों को देखो, अगर कोई आदमी मिल जाता है तो उसे मार्फत हम विवेक को फिल्म में पहुंचा सकते हैं। वो बुनियाद मौजूद रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा, दादाजी ने चतुराई दिखाते हुए कहा। अब पापा ने अपने काम के लोगों को खोजने शुरू किया। आखिर एक आदमी मिल ही गया। यह पापा के दोस्त का छोटा भाई शायद था, जो मशहूर निर्माता निर्देशक सुभान भाई के यहाँ पीआरओ का काम करते थे। अब सुभान भाई इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे। उनका रिकॉर्ड यह था कि पिछली 3 फिल्में उन्होंने नए कलाकारों को लेकर बनाई थी, और तीनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी। सैशव के जरिए पापा ने सुभान भाई से मिलने का जुगाड़ भिड़ा लिया। अब देखिए, आपके बेटे का चेहरा मेरा तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री चलती है हुनर के दम पर। इसने स्कूल के स्टेज के अलावा कहीं काम ही नहीं किया है। कैमरा फेस करना भी सिखाना पड़ेगा, सुभान भाई मेरी तरफ देखते हुए बोले। अरे सुभान भाई, आपका हाथ तो पारस है जो लोहे को भी सोना बना देता है, सैशव खुशामदी भरी आवाज में बोला। इस लड़के पर भी हाथ रख दीजिए, यह भी कुछ बन ही जाएगा। अब यार, बनना बिगड़ना तो हमारे हाथ में नहीं है, हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, सुभान भाई ने डिप्लोमेटिक अंदाज में कहा। वही हम चाहते हैं, आपके साथ रहकर ये कुछ बन जाए, यही हम सब लोगों की इच्छा है, पापा ने हाथ जोड़कर बोला। काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस लड़के पे। छोटे शहर से यहाँ आने पर कल्चर से लेकर एक्टिंग तक सभी की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वैसे भी फिल्मों में मेकिंग करके अपने आप में बड़ा महंगा सौदा है, सुभान भाई किसी कारोबारी अंदाज में बोले। अरे पैसों की चिंता आप मत कीजिए, सब इंतजाम हो जाएगा, पापा ने सख्ती दिखाते हुए कहा।
अब देखिए, मेरी अगली फिल्म तो फ्लोर पर आ चुकी है, इसकी स्टार कास्ट अनाउंस भी हो चुकी है। इस फिल्म में तो जगह नहीं मिल पाएगी, पूरा होने में 8 से 10 महीने का समय लगेगा। तब तक ये लड़का मेरे बंगले पर रहेगा। मेरी पत्नी भी अच्छी हीरोइन रह चुकी है, वह खुद इसे तैयार करेगी। जब तक फिल्मों की रूपरेखा पूरे तौर पर तैयार नहीं हो जाती, तब तक इसे किसी से भी नहीं मिलना है। क्योंकि जैसे ही मार्केट में खबर आएगी कि सुधान भाई ने एक लड़के को तैयार कर रहे हैं, जो कई छोटे मोटे निर्माता अपनी फिल्मों को लेकर आकर के लालच देकर के उसे बुला सकते हैं, उनकी फिल्में शायद बने ही और बने भी ना। अब ऐसे में करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सुभान भाई ने लंबा भाषण देकर पापा को डरा दिया। नहीं नहीं, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे, पापा ने कहा। ठीक है, मेरी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। इसका हीरो घरेलू काम करने वाला एक नौकर है। तुम्हें इसी रोल की ट्रेनिंग लेनी है मैडम से, ठीक है? सुधान भाई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। जी, जैसा आपको उचित लगे, मैंने कहा। विवेक नाम कुछ ओल्ड फैशन सा लग रहा है, इसका तुम्हारा क्या नाम रखेंगे? तुम्हारा नाम रखते हैं चकमक, सुभान भाई ने बोला। अब आपकी फीस कितनी होगी? पापा ने पूछ लिया। वैसे तो 80 लाख रुपए होती है, पर आप सैशव जी के साथ आए हैं तो आप जो उचित लगे वो लगा लीजिए, सुभान भाई बेझिझक बोले। अब ये लीजिए 40,000 रुपए का चेक, और इस 40 लाख रुपए के बाद बाकी का जो है वो 3-4 महीनों में इंतजाम करके पहुंचाता हूँ। बच्चे का ध्यान रखिएगा, आपके ही भरोसे है। पापा ने फिर हाथ जोड़ लिया। आप बेफिक्र रहिए, यह लड़का अब हमारी जवाबदेही है, सुभान भाई बोले। अरे रॉकी भाई को तो इन्होंने गली कूचे से निकालकर स्टार बना दिया है। फिर ये तो अपने घर का बच्चा है, आप बेफिक्र रहिए, सैशव बोला। मैंने सुभान भाई के साथ उसके घर की ओर चलना शुरू किया। वे अपनी पत्नी सुहाना से मिलवाते हुए बोले, सुहाना, ये चकमक है और अपनी अगली फिल्म का हीरो है। इसे फिल्म में एक घरेलू नौकर का रोल करना है, इसलिए तुम उसे उस हिसाब से तैयार करो। बाजार से सब्जी लाने से झाड़ू पोछा तक सभी कामों की ट्रेनिंग दो। मैं फिल्म की पूरी रियलिटी चाहता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। जी ठीक है, सुहाना बोली। मैंने इस ट्रेनिंग को पूरी शिद्दत के साथ करना शुरू कर दिया। अब सुबह 11 बजे सोकर उठने वाला लड़का अब सुबह 5 बजे उठ जाता था। झाड़ू पोछा करने के बाद नाश्ते की तैयारी, रखाना, बनाना और इसको बनवाने में सबसे लेकर के सबके नहाने के बाद कपड़े धोना और सबसे बाद में झोला उठाकर सौदा ले जाने जाना। एक दिन सुभान भाई ने अपनी पत्नी सुहाना को उनके छोटे कपड़े सुखाते देख लिया तो गुस्सा होते हुए बोले, ये कपड़े क्यों धुलवाती नहीं हो चकमक से? अरे कैसी बात करते हो आप, ये कपड़े मैं उनसे धुलवाऊंगी, सुहाना बोली। अरे कपड़ों की कोई जान होती है क्या? सब कपड़ों एक जैसे ही होते हैं। अगर सोचो सेट पर कोई ऐसा सीन करना हुआ, पूरे मन के साथ नहीं कर पाए तो कितनी बदनामी होगी, सुभान भाई बिगड़ कर बोले। ठीक है, यह भी धुलवा लूंगी, अब सुहाना बोली। कुछ डांस वगैरह आता है या नहीं उसे, ये तो पूछो। अब एक दिन सुभान भाई ने मुझसे अचानक पूछ लिया। अजी थोड़ा बहुत आता है डांस, मैंने कहा। आज तुम्हें बनी पार्टी में जाना है, सुभान भाई ने आदेश दिया। अब ये बनी पार्टी क्या होती है, मैंने पूछा। बनी पार्टी नहीं मालूम? अरे यार क्या आदमी हो तुम, सुभान भाई बोले। सुरेश समझा देगा तुम्हें, वह एक बार पहले जा चुका है। अब जैसे जैसे कैबरे करते हुए लड़कियां बदन दिखाती हैं, उसी तरह बनी पार्टी में मर्दों को एक एक करके अपने सभी कपड़े हटाने होते हैं। इस तरह के डांस को देखने वाले सिर्फ औरतें ही होती हैं, और वो भी बेहद अमीर। यहाँ पर इनाम भी काफी मिलता है, सुरेश ने बताया। बनी पार्टी के बेहुदे और बेशर्मी भरे अनुभव को बयान कर पाना बिल्कुल मुश्किल है। सपने में भी शायद कोई इतना नीचे गिरकर नहीं सोच सकता। अब यहाँ आने के बाद ही पता चला कि जिगोलो भी कुछ इसी तरह का प्रोग्राम है। यहीं पर भी पता चला कि गे नाम के भी कई संबंध होते हैं। अब इतना सब करते करते 2 साल का समय यूं ही गुजर गया। सुभान भाई की फ्लोर वाली फिल्म पूरी होकर रिलीज हो गई और हिट भी हुई। मुझे विश्वास था कि अगली फिल्म मेरी होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। अगली फिल्म के लिए मेरा नाम ही नहीं था। एक दिन अचानक पापा आ गए और मुझे इस तरह का काम करते हुए देख बहुत दुखी हुए और गुस्सा भी हुए। चूंकि उन्होंने दोनों पेमेंट्स चेक से करी थी, इसलिए पैसे देने के लिए सबूत थे हमारे पास। कानूनी कार्रवाई की धमकी से डरकर सुभान भाई ने मेरे साथ फिल्म शुरू की। फिल्म साधारण रूप से हिट भी रही, पर सारा क्रेडिट सुभान भाई को ही मिला। फिल्म के बाद कुछ छोटी मोटी फिल्में जरूर मिली, पर वो चली नहीं। 5 साल होने वाले हैं, मैं और पापा जी
दादाजी के बुलावे का इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब आज भी पलट कर देखता हूँ मैं चीज़, तो पाता हूँ क्या कुछ नहीं था मेरे पास, सब कुछ। और खोया क्या मैंने? बहुत कुछ। हालांकि चीज़ें बहुत याद है मुझे, वो जिगोलो की पार्टी, बनी पार्टी और सुहाना। काफ़ी कुछ भूल नहीं सकता हूँ मैं उन चीज़ों को लेकर के, बट क्या करें, किस्मत कभी साथ नहीं देती। और कहते हैं माया नगरी के मुंह में कुछ भी हो सकता है। अगर आपने मुझे यहाँ तक सुना है तो नीचे अपना फीडबैक दें। और अगर आप भी स्टोरी राइटिंग का शौक़ रखते हैं तो लिख भेजिए अपनी कहानी praghab.ncr@gmail.com कि क्या पता अगली कहानी आपके साथ हो। और जुड़े रहिए मुझसे इस तरह की 2 बड़ी दिन की कहानियों को सुनने के लिए यहीं पे। थैंक यू।